चलिए लिखिए। नर जनन तंत्र में 4 भाग पाए जाते हैं। नर जनन तंत्र में 4 भाग पाए जाते हैं। क्या हुआ? अच्छा, हाँ वो तुम करो। नर जनन तंत्र में 4 भाग पाए जाते हैं। चारों के नाम लिख लो। पहला पेयर्ड ओवरी, सॉरी पेयर्ड टेस्टिस। कुछ ज्यादा ही बड़ा ब्लंडर हो गया यार। मतलब थोड़ा बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ, बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया। आई एम सॉरी। इतनी बड़ी गलती बताओ, प्रकृति को चैलेंज कर दिया है, पूरी दुनिया ही पलट गई है ना। तो प्रकृति का नियम ही बदल गया है। बता, लिखो पेयर्ड ओवरी, सॉरी फिर वही बोल रहा हूं। चार भाग पाए जाते हैं। पहला है पेयर्ड टेस्टिस। पहला है पेयर टेस्टिस। दूसरा लिखो सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट। सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट। तीसरा है एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां। और चौथा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननांग। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननांग। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननांग। ठीक है, अब बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत, पहली हेडिंग डालो पेयर टेस्टिस। पेयर टेस्टिस। लिखो, ये प्राथमिक जनन अंग होते हैं। ये प्राथमिक जनन अंग होते हैं जो नर में पाए जाते हैं। कंफर्म, ये प्राथमिक जनन अंग होते हैं जो नर में पाए जाते हैं। प्राथमिक जनन अंग होते हैं जो नर में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, ये अंडाकार होते हैं। ये अंडाकार होते हैं जिनकी लंबाई, ये अंडाकार होते हैं जिनकी लंबाई जिनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, जिनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तथा व्यास, जिनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 से 3 सेंटीमीटर, तथा व्यास 2 से 3 सेंटीमीटर पाया जाता है। व्यास 2 से 3 सेंटीमीटर पाया जाता है। अगला पॉइंट, ये शरीर के बाहर, यानी ये उदर गुहा के बाहर, ये उदर गुहा के बाहर एक मांसल थैली में उपस्थित होते हैं।
ये उदर गुहा के बाहर एक मांसल थैली में उपस्थित होते हैं जिसे स्क्रॉटम, एक मांसल थैली में उपस्थित होते हैं जिसे स्क्रॉटम कहा जाता है। मांसल थैली में उपस्थित होते हैं जिसे स्क्रॉटम कहा जाता है, जिसे स्क्रॉटम कहा जाता है। ठीक है, लिखो उदर गुहा और स्क्रॉटल गुहा के मध्य, उदर गुहा और स्क्रॉटल गुहा के मध्य इंग्विनल नलिका, उदर गुहा और स्क्रॉटल गुहा के मध्य इंग्विनल नलिका पाई जाती है। इंग्विनल नलिका पाई जाती है, इंग्विनल नलिका पाई जाती है। अगला पॉइंट, भ्रूण अवस्था में इसी नलिका से होते हुए, भ्रूण अवस्था में इसी नलिका से होते हुए टेस्टिस, भ्रूण अवस्था में इसी नलिका से होते हुए टेस्टिस, टेस्टिस उदर गुहा से स्क्रॉटम में प्रवेश करता है। टेस्टिस उदर गुहा से स्क्रॉटम में प्रवेश करता है, उदर गुहा से स्क्रॉटम में प्रवेश करता है। ठीक है, ये क्यों आवश्यक है? तो लिखो कि स्क्रॉटम में टेस्टिस का पाया जाना, स्क्रॉटम में टेस्टिस का पाया जाना इसलिए आवश्यक है, स्क्रॉटम में टेस्टिस का पाया जाना इसलिए आवश्यक है इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसे गैमीट निर्माण या युग्मक निर्माण, गैमीट फॉर्मेशन बोल सकते हो, युग्मक निर्माण के लिए, क्योंकि इसे युग्मक निर्माण के लिए शरीर से, इसे युग्मक निर्माण के लिए शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान, शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, कुछ लोगों में टेस्टिस स्क्रॉटम में पहुंचने में विफल होता है, कुछ लोगों में टेस्टिस स्क्रॉटम में पहुंचने में विफल होता है, टेस्टिस स्क्रॉटम में पहुंचने में विफल होता है जिस अवस्था को क्रिप्टोकॉरिडिज्म कहते हैं, विफल होता है जिस अवस्था को क्रिप्टोकॉरिडिज्म कहते हैं। क्रिप्टोकॉरिडिज्म कहते हैं। इनमें युग्मक निर्माण नहीं होता, इनमें युग्मक निर्माण नहीं होता, इनमें युग्मक निर्माण नहीं होता तथा ये स्टेराइल होते हैं, इनमें युग्मक निर्माण नहीं होता तथा ये स्टेराइल होते हैं, तथा ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ने के लिए हमें पहले टेस्टिस की आंतरिक संरचना को समझना पड़ेगा। अगली हेडिंग डालो, टेस्टिस की आंतरिक संरचना, टेस्टिस की आंतरिक संरचना।
ठीक है, अभी हम ये डायग्राम मिटा रहे हैं, लेकिन इस डायग्राम को ध्यान में रखना है क्योंकि आपकी कॉपी में बना हुआ है। देखो, आंतरिक संरचना जब हम टेस्टिस की देखेंगे तो हम देख रहे हैं टेस्टिस का लंबवत काट। कौन सा काट है? लंबवत काट, जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या लंबवत काट। तो हमें समझ में आएगा कि टेस्टिस में दो भाग पाए जाते हैं। कितने भाग? दो भाग। एक होता है उसका लॉब्यूल भाग, जिसको हम बोलते हैं लॉबुलर भाग, और दूसरा होता है डक्टल भाग। लॉबुलर भाग में क्या उपस्थित होते हैं? खंड उपस्थित होते हैं, उन्हीं खंडों को लॉब्यूल कहा जाता है। और डक्टल भाग में क्या उपस्थित होती हैं? नलिकाएं। क्या उपस्थित होती हैं? नलिकाएं। तो इन दोनों से मिलकर बना होता है टेस्टिस। तो लिख लो, आंतरिक संरचना देखने पर, आंतरिक संरचना देखने पर टेस्टिस में दो भाग पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना देखने पर टेस्टिस में दो भाग पाए जाते हैं। नंबर एक लॉब्यूलर भाग, नंबर एक लॉब्यूलर भाग जिसमें खंड उपस्थित होते हैं। नंबर एक लॉब्यूलर भाग जिसमें खंड उपस्थित होते हैं, जिसमें खंड उपस्थित होते हैं। स्टार लगा के लिखना, प्रत्येक टेस्टिस में 250 खंड। प्रत्येक टेस्टिस में 250 लॉब्यूल। प्रत्येक टेस्टिस में 250 लॉब्यूल, जिनको हम खंड कह रहे हैं उन्हीं को कहा जाता है लॉब्यूल। 250 लॉब्यूल उपस्थित होते हैं। दूसरा लिखो डक्टल पार्ट। डक्टल पार्ट, इसमें भिन्न प्रकार की नलिकाएं, इसमें भिन्न प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। इसमें भिन्न प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। भिन्न प्रकार की नलिकाएं पाई, तो ये दो पार्ट मिलकर क्या बनता है? टेस्टिस। हम जरा देखिए,
चलो बन गया। देखेंगे इसको ध्यान से। जब हम टेस्टिस की बात करेंगे और उसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी लंबवत काट को देखेंगे, किसको देखेंगे? लंबवत काट को। तो उसमें हमें दिख रहा है कि भाई इसके हमें दो पहले तो आवरण दिखते हैं। बाहरी आवरण ट्यूनिका वैजिनलिस, आंतरिक आवरण ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि फाइब्रस आवरण होते हैं। उसके अंदर अंदर हमें खंड दिखाई देते हैं। इन्हीं खंडों को हम बोलते हैं लॉब्यूल, जिनकी संख्या कितनी पाई जाती है? प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 लॉब्यूल पाए जाते हैं। और इन लॉब्यूल के अंदर उपस्थित होती हैं नलिकाएं, और उन नलिकाओं को कहते हैं सेमिनिफेरस नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहां उपस्थित होती हैं? लॉब्यूल के अंदर। और प्रत्येक लॉब्यूल में एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। एक से लेके 3 सेमिनिफेरस नलिका प्रत्येक लॉब्यूल में पाई जा सकती है। अब लॉब्यूल के अंदर और नलिका के बाहर जो अंतर स्तरीय अवकाश उपस्थित होता है, उसमें अंतर स्तरीय ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं मुख्यतः होती हैं, और उन कोशिकाओं को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इनको हम आगे देखेंगे। कहां उपस्थित होते हैं? लॉब्यूल के अंदर और नलिका के बाहर जो अंतर कोशिकीय अवकाश है या अंतर स्तरीय अवकाश है, वहां पर पाए जाते हैं। अब ये नलिका लॉब्यूल के बाहर खुलती हैं और आपस में जुड़ती हैं, तो नलिकाओं का एक जाल बनता है, और उस नलिकाओं के जाल को कहते हैं रीटी टेस्टिस या जालिका वृषण। हिंदी में कहा जाता है जालिका वृषण या रेटिकुलर टेस्टिस, क्योंकि ये नलिकाओं के जाल के समान दिखाई देती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा जालिका या रेटिकुलर। अब रेटी टेस्टिस के बाद जो है पतली पतली 15-20 नलिकाएं पाई जाती हैं। 15 से 20 पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। ये पतली नलिकाएं आगे जाकर आपस में जुड़ती हैं, और उनके जुड़ने से अति कुंडलित नलिकाकार भाग बनता है, जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के 3 भाग पाए जाते हैं, इसका हेड भाग, इसका बॉडी और इसका टेल। हेड को बोलते हैं कैपट, बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस, टेल को बोलते हैं कॉर्डा। हम आगे लिखेंगे। तो ये तीनों भाग किसके हैं? एपिडिडाइमस के। अब कार्य क्या है? तो टेस्टिस का कार्य हमने पढ़ा है गैमीट का फॉर्मेशन। तो गैमीट का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? सेमिनिफेरस नलिकाओं में। और हमने पढ़ा है हार्मोन का स्त्राव। तो हार्मोन का स्त्राव कौन करता है? इंटरस्टिशियल सेल्स। तो जो गैमीट बनता है, जो युग्मक बनता है सेमिनिफेरस नलिकाओं में, वो युग्मक सेमिनिफेरस नलिकाओं से निकल कर आता है कहाँ? रेटी टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंशिया, और फिर पहुंचता है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में पहुंचने के बाद वो जो युग्मक है वहां संग्रहित रहता है। कब तक संग्रहित रहता है? जब तक वो शरीर से बाहर नहीं निकले, यानी जब तक उसका स्खलन नहीं हो शरीर से बाहर, तब तक वो संग्रहित रहता है कहाँ? एपिडिडाइमस में। तो हम एपिडिडाइमस को बोल सकते हैं स्टोर हाउस ऑफ गैमीट। ठीक है। और एपिडिडाइमस इसलिए बोला गया ना, कुंडलित, अति कुंडलित नलिकाकार
मतलब नलिकाओं का अति कुंडलित रूप जो है वो हमें एपिडिडाइमस में मिलता है, और इसके टेल भाग से एक नलिका उत्पन्न होती है जिसको हमने पढ़ा था वाज डिफरेंस, और वो बाहर जाती है और उसका एक आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। आई बात सुनिए, तो यही जरा लिखते हैं। देखो, लंबवत कार्ड देखने पर टेस्टिस के दो फाइब्रस आवरण, लंबवत कार्ड देखने पर टेस्टिस के दो फाइब्रस आवरण, लंबवत कार्ड देखने पर टेस्टिस के दो फाइब्रस आवरण दिखाई देते हैं, दो फाइब्रस आवरण दिखाई देते हैं। बाहरी आवरण ट्यूनिका वैजिनैलिस, बाहरी आवरण ट्यूनिका वैजिनैलिस, बाहरी आवरण ट्यूनिका वैजिनैलिस तथा आंतरिक आवरण, बाहरी आवरण ट्यूनिका वैजिनैलिस तथा आंतरिक आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया, बाहरी आवरण ट्यूनिका वैजिनैलिस तथा आंतरिक आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया लिखा हुआ, आंतरिक आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अगला पॉइंट, इसके अंदर उपस्थित खंड, इसके अंदर उपस्थित खंड जिन्हें लॉब्यूल कहते हैं, इसके अंदर उपस्थित खंड जिन्हें लॉब्यूल कहते हैं, इसके अंदर उपस्थित खंड जिन्हें लॉब्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं? लॉब्यूल। इसके अंदर उपस्थित खंड जिन्हें लॉब्यूल कहते हैं। अगला पॉइंट, प्रत्येक लॉब्यूल में, प्रत्येक लॉब्यूल में एक से तीन, प्रत्येक लॉब्यूल में एक से तीन, एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, प्रत्येक लॉब्यूल में एक से तीन सेमिनिफेरस नलिकाएं, प्रत्येक लॉब्यूल में एक से तीन सेमिनिफेरस नलिकाएं, एक से तीन सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। देखो, इन्हीं नलिकाओं में युग्मक निर्माण होता है, इन्हीं नलिकाओं में युग्मक निर्माण होता है। एक से तीन सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं, इन्हीं नलिकाओं में युग्मक निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? गैमीट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण इन्हीं नलिकाओं में होता है। अगला पॉइंट, इन नलिकाओं के बाहर अंतरस्तरीय ऊतक, इन नलिकाओं के बाहर अंतरस्तरीय ऊतक, अंतरस्तरीय ऊतक उपस्थित होते हैं, अंतरस्तरीय ऊतक उपस्थित होते हैं जिनकी कोशिकाओं द्वारा, अंतरस्तरीय ऊतक उपस्थित होते हैं जिनकी कोशिकाओं द्वारा, जिनकी कोशिकाओं द्वारा जिनकी कोशिकाओं द्वारा अंतरस्तरीय ऊतक उपस्थित होते हैं जिनकी कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन स्त्रवित होता है, जिनकी कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन स्त्रवित होता है, जिनकी कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन स्त्रवित होता है। ठीक है, आगे लिखो कि सेमिनिफेरस नलिकाएं, सेमिनिफेरस नलिकाएं लॉब्यूल के बाहर, सेमिनिफेरस नलिकाएं लॉब्यूल के बाहर खुलती हैं,
सेमिनिफेरस नलिकाएं लॉब्यूल के बाहर खुलती हैं और आपस में जुड़कर सेमिनिफेरस नलिकाएं लॉब्यूल के बाहर खुलती हैं और आपस में जुड़कर रीटी टेस्टिस ब्रैकेट में लिखना जालिका वृषण, रीटी टेस्टिस ब्रैकेट में लिखेंगे जालिका वृषण बनाती हैं। लिखो ये नलिकाओं से बने हुए जाल के जैसी संरचना है, ये नलिकाओं से बने हुए जाल के जैसी संरचना है, ये नलिकाओं से बने हुए जाल के जैसी संरचना है, नलिकाओं से बने हुए जाल के जैसी संरचना है। क्या नाम है इसका? रीटी टेस्टिस, जालिका वृषण। आगे बात करते हैं। जाल के जैसी संरचना है, लिखो रीटी टेस्टिस आगे चलकर 15 से 20 पतली नलिकाओं, रीटी टेस्टिस आगे चलकर 15 से 20 पतली नलिकाओं में खुलता है, आगे चलकर 15 से 20 पतली नलिकाओं में खुलता है, जिन्हें 15 से 20 पतली नलिकाओं में खुलता है जिन्हें वासा इफ्रेंशिया कहा जाता है, जिन्हें वासा इफ्रेंशिया कहा जाता है। यहां लिखा है वासा इफ्रेंशिया कहा जाता है। लिखो अगला पॉइंट, वासा इफ्रेंशिया मिलकर एपिडिडाइमस में खुलती है, वासा इफ्रेंशिया मिलकर एपिडिडाइमस में खुलती हैं, वासा इफ्रेंशिया मिलकर एपिडिडाइमस में खुलती है। अगला पॉइंट, एपिडिडाइमस अति कुंडलित नलिकाकार संरचना है, अति कुंडलित नलिकाकार संरचना है जहां एपिडिडाइमस अति कुंडलित नलिकाकार संरचना है जहां गैमीट या युग्मक कोशिकाएं स्खलन से पूर्व संग्रहित रहती हैं, स्खलन से पूर्व संग्रहित रहती हैं। अगला पॉइंट, देखो एपिडिडाइमस के 3 भाग पाए जाते हैं। एपिडिडाइमस के 3 भाग पाए जाते हैं, हेड जिसे कैपट भी कहते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं, हेड ऊपरी भाग जिसे कैपट भी कहते हैं, हेड या कैपट ऊपरी भाग, बॉडी या कॉर्पस मध्य भाग, पहला हो गया हेड या कैपट ऊपरी भाग, दूसरा बॉडी या कॉर्पस मध्य भाग, और तीसरा टेल या कॉडा
पश्च भाग, टेल या कॉडा, ठीक है। अच्छा एक बात है, लेकिन ये एनसीईआरटी नहीं लिखा हुआ है कि जो एपिडिडाइमस है ये अब स्टोर करता है, स्टोर करेगा, संग्रहण करेगा, तो उसमें समय लगेगा। तो ये कुछ मात्रा में ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित करता है जो गैमीट कोशिकाओं को पोषण भी प्रदान करते हैं। तो लिख लो, एपिडिडाइमस द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन, एपिडिडाइमस द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित होता है जो गैमीट कोशिकाओं को या युग्मक कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है, जो युग्मक कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है, जो युग्मक कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है, जो युग्मक कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। आगे लिखो, टेल भाग से, टेल भाग ब्रैकेट में ना कॉडा, टेल भाग से ब्रैकेट में ना कॉडा, कॉडा भाग से एपिडिडाइमस, सॉरी वाज डिफरेंस, कॉडा भाग से वाज डिफरेंस उत्पन्न होता है, वाज डिफरेंस उत्पन्न होता है, वाज डिफरेंस उत्पन्न होता है जो स्खलन के समय, जो स्खलन के समय युग्मक कोशिकाओं को बाहर प्रेषित करता है, युग्मक कोशिकाओं को बाहर प्रेषित करता है, युग्मक कोशिकाओं को बाहर प्रेषित करता है। लिखो, उदर गुहा तक, उदर गुहा तक वाज डिफरेंस के ऊपर, उदर गुहा तक वाज डिफरेंस के ऊपर, उदर गुहा तक वाज डिफरेंस के ऊपर संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है, संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है, जिसे स्पर्मेटिक कॉर्ड, संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है जिसे स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, जिसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये तंतुमय संयोजी ऊतक से बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये तंतुमय संयोजी ऊतक से बना होता है, ये तंतुमय संयोजी ऊतक से बना होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक लॉब्यूल की आंतरिक संरचना। अगली हेडिंग डालो, लॉब्यूल की आंतरिक संरचना। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, है ना। चाय वाय पी लो, पानी वानी पी लो, 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। आज हम लोगों का लक्ष्य है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करके, चैप्टर नहीं खत्म होगा बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, आज जैसी अगर 3 क्लास मिल गई तो चैप्टर खत्म हो सकता है। चलो,